चलो अब हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? कौन से ईयर में आया है ये? ठीक है, हमने कल पढ़े थे कंपटीशन के एसेंशियल्स, फीचर्स, इंपॉर्टेंस। ठीक है, वन बाय वन बताओ कितने थे? ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन के जस्ट ऊपर दिए हुए हैं। और इसका हम चार्ट या पॉइंटर्स जो भी तुम लोग को कंफर्टेबल हो वो बना लेते हैं। ठीक है, चलो पहला क्या है? डेवलपमेंट लिखते जाओ। ठीक है, फर्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्या हो गया? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमीशन। ठीक है, थर्ड prevent practices having adverse effect on competition. Fourth, promote and sustain competition in the market. Fifth, to protect the interest of consumers. Sixth, ensure freedom of trade. ठीक है, लिख लिए सबने? मैं बना दे रही हूँ। ये बेसिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है establishment of CCI, फिर protect the interest of, हाँ मतलब एक ही बात है, कोई भी लिख लेना। ठीक है, सेक्शन वाइज नहीं है। prevent practices having adverse effect on adverse effect on, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। protect interest of consumers, promote, sustain competition in the market. Freedom of trade. Then sustain competition, मैंने सिर्फ इतना लिखा है इन द मार्केट। पूरा सेंटेंस इतने वर्ड्स याद रहे तो हम बना लेंगे, है ना? चलो इंट्रोडक्शन में आ जाओ। फर्स्ट पैराग्राफ देखना इंट्रोडक्शन का। जो हमने अभी पॉइंट्स पढ़े हैं उसी को थोड़ा एलैबोरेट वे में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि
जो कंपटीशन है, ठीक है, उसने क्या किया है, फोकस किया है किसमें, एफिशिएंसी एंड इंप्रूव्स कंज्यूमर वेलफेयर। हमने देखा प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है, तो उसने क्या एफिशिएंसी बढ़ाई है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स की, कि ताकि तुम और स्ट्राइव करो टुवर्ड्स प्रॉफिट, जिससे बेनिफिट किसका हो, कंज्यूमर्स का, ठीक है। बाय ऑफरिंग, कंज्यूमर्स का वेलफेयर कैसे होगा, बाय ऑफरिंग ग्रेटर चॉइस ऑफ हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट लोअर प्राइस, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, इट ऑल्सो प्रमोट्स ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट बिजनेस। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये वर्ड बहुत बार हमने बहुत जगह सुना है। एक एथिकल वे में इसको बोला जाता है कि अगर कोई भी चीज है तो वो क्लियर रहे सबके सामने, वॉट एवर इट इज, भाई इसकी इतनी कॉस्ट होनी चाहिए थी, इतना प्रोडक्शन में उनका कॉस्टिंग लग रहा है, एम्प्लॉय को इतना वो वेजेस दे रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं, उसके बाद एक प्रोडक्ट बन के आ रहा है। आज किसी भी चीज की वैल्यू, उसका वर्थ, उसकी शायद गुडविल की वजह से भी बढ़ती होगी, ठीक है, तो वो ओवरऑल कॉस्टिंग जो भी लगती है वो सब ट्रांसपेरेंट है, हम सब अवेयर हैं उस चीज को लेके, ठीक है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट बिजनेस रिलेशन एंड डिसीजन मेकिंग हेल्प्स रिड्यूस करप्शन, लॉबिंग एंड रेंट सीकिंग। लॉबिंग यानी किसी को पता है, इन्फ्लुएंस करना, जैसे कि कल हमने एक एग्जांपल देखा था अमूल डेयरी और मदर डेयरी का, तो हो सकता है मदर डेयरी अमूल डेयरी को इन्फ्लुएंस करे कि यार तू भी 12 रुपए में वो मिल्क प्रोडक्ट सेल करना चालू कर दे, ऐसे करके शायद और भी डेयरीज वो रेट पे आने के लिए अपने प्रोडक्शन को मतलब इतना घटिया क्वालिटी का कर लेंगे कि ताकि वो भी उस रेट को बीट कर सके, ठीक है। तो वो लॉबिंग का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना, और रेंट सीकिंग बेसिकली इन्फ्लुएंस या किसी को मैनिपुलेट करना, ठीक है। रेंट सीकिंग यानी कम से कम पैसे में जो काम हो सके, इसलिए उन्होंने वर्ड थोड़ा ऐसे यूज किया है, रेंट सीकिंग, ठीक है। पैसे कमाने की अर्ज में आप कुछ भी कर दो, ठीक है। लॉबिंग और रेंट सीकिंग का मतलब लिख लो, इन्फ्लुएंसिंग एंड मैनिपुलेटिंग, ठीक है। ये जो बाकी पैराग्राफ्स हैं ये एक बार रीड कर लेना, ठीक है। ये बस चैप्टर में क्या क्या कवर करता है, कंपटीशन एक्ट में कितने सेक्शंस हैं, वो सब इसमें डिफाइंड है। तो नहीं, नहीं, इट्स जस्ट गो थ्रू करना है, ठीक है। तो यू शुड नो कि क्या लिखा था, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम मार्क करते जाएंगे, ठीक है, और जो चीज थोड़ा कम रेलेवेंट है वो हम रीड जरूर करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो अपने डिस्कस कर लेंगे। अपने पूरा मॉड्यूल कवर करने वाले, ठीक है। जो चीज याद करने की है वो हम पेन डाउन कर रहे हैं, जो चीज पढ़ने की समझने की है वो हम मार्क कर रहे हैं। तो मॉड्यूल और नोट्स हम दोनों साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। जो चीज हमें आंसर में लिखनी है वो हम पेन डाउन कर रहे हैं कि हमें अगर क्वेश्चन आता है तो ये सब लिखना है, और थोड़ा एलैबोरेटिव में पूछ लें तुमसे कि व्हाई द कंपटीशन मार्केट इज एसेंशियल। तुमने फीचर्स बता दिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का तो इंट्रो तो दोगे ना, कि कंपटीशन एक्ट जो प्राइवेट सेक्टर्स में अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी लाया, गवर्नमेंट के रिलेशंस बेटर किए, डिसीजन मेकिंग में हेल्प किया, रिड्यूस किया क्या, करप्शन, लॉबिंग एंड रेंट सीकिंग, ठीक है। चलो ये सब मार्क करो कि हमें रीड करना है। हाँ, कर लो। डन। चलो, डेफिनेशन ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन एक्ट में इसको डिफाइन नहीं किया है, मतलब एक्ट के हर एक्ट में तुम लोगों को एक बेसिक चीज बताती हूँ, हर लॉ में सेक्शन 1 होता है कि वो जो टाइटल है, जो कंपटीशन एक्ट का प्रॉपर नेम क्या है, मतलब उसको टाइटल क्या दिया है, तो कंपटीशन एक्ट 2002, और वो कहाँ तक जाता है, मतलब होल ऑफ इंडिया, हाँ शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट होता है हमेशा, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर की कहाँ कहाँ लगेगा। सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशन होती है एक्ट में,
ठीक है, तो जो सेक्शन 2 है ऑफ कंपटीशन एक्ट उसमें कहीं पे भी उन्होंने कंपटीशन वर्ड को डिफाइन नहीं किया है। तो जो जनरल डेफिनेशन है कंपटीशन की हम वो रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन एक्ट, वर्ल्ड बैंक एंड ओईसीडी इन इट्स रिपोर्ट उन्होंने बताया था a framework for the design and implementation of competition law and policy broadly defines competition, a situation in which a market in which firms or sellers independently strive for the buyer's patronage in order to achieve a particular business objective, for example profit, sales और market share। हम बार बार जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं उसी को ही उन्होंने डेफिनेशन बना दी। हमने क्या पढ़ा कल भी कि कंपटीशन क्या है, बेसिकली जहां पे बायर्स बेटर प्रोडक्ट, बेटर क्वालिटी और बेटर प्राइसिंग के लिए स्ट्राइव कर रहा है, और जहां सेलर अपने प्रॉफिट के लिए और मार्केट शेयर के लिए स्ट्राइव करें। यहाँ पे लिखा है बायर्स पैट्रोनेज, मतलब कि जो सेलर्स है वो कंपटीशन कर रहे हैं आपस में, या प्रोड्यूसर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो आपस में कंपटीशन कर रहे हैं ताकि हमें बायर्स का सपोर्ट मिले। बायर्स यानी हम लोग जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, हमारा सपोर्ट मिले, उससे हम क्या अर्न कर सके, मार्केट शेयर, एन नंबर ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो वर्ड हमने क्या यूज किया है, स्ट्राइव, बायर्स पैट्रोनेज। ठीक है, तो देखो इट इज अ सिचुएशन इन अ मार्केट। ठीक है, कंपटीशन इज अ सिचुएशन इन अ मार्केट इन विच फर्म्स और सेलर्स क्या स्ट्राइव कर रहे हैं, वो बायर्स का पैट्रोनेज यानी कि बायर्स का सपोर्ट। ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर बिजनेस ऑब्जेक्टिव, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट, सेल और मार्केट। इजी। अब इसको हमने ये समझ लिया। ठीक है, याद करने के लिए क्या पॉइंटर्स आ गए कि एक तो वर्ड हो गया सिचुएशन। ठीक है, फर्म्स और सेलर्स स्ट्राइव करते हैं, क्या स्ट्राइव करते हैं, बायर्स का पैट्रोनेज टू अचीव प्रॉफिट, सेल और मार्केट शेयर। ठीक है, इसको पॉइंट से बना लेते हैं अपन। किसने बनाया है, ओईसीडी एंड वर्ल्ड बैंक, अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया है। फर्स्ट सिचुएशन, हम क्या देख रहे हैं, कंपटीशन एक्ट की डेफिनेशन। ठीक है, वो ऊपर लिख लेना। कंपटीशन की डेफिनेशन, फर्म्स और सेलर्स स्ट्राइव। थर्ड, बायर्स पैट्रोनेज, यानी कि सपोर्ट। वहां लिखा है टू अचीव, मैं लिख देती हूँ टू अर्न प्रॉफिट, सेल या मार्केट शेयर। पूरा पैराग्राफ इसमें ऐसे मत लिख के आना एग्जाम। वो एग्जीक्यूटिव मतलब अगर तुम लोग सीएस में एंटर हुए हो, इंस्टीट्यूट समझता है तुम लोग प्रोफेशनल्स हो, तो ये याद करने का तरीका है। प्रोफेशनल्स का लिखने का तरीका ये नहीं है। ठीक है, तो अपने जो प्रोफेशनल्स हैं अपने का लिखने का तरीका जैसे मॉड्यूल में लिखा है वही है कि भाई इस फ्रेमवर्क में, इस रिपोर्ट में उन्होंने डिफाइन किया था इस चीज को। ठीक है, जो पॉइंट्स में होंगे वो पॉइंट्स में लिखेंगे।
जो बन सकते हैं, जो पूरा सेंटेंस होगा वो पॉइंटर्स में ही लिखेंगे अपने, ठीक है। जैसे अगर एडवांटेज को डिफाइन करने बोल रहे हैं तो तुमने इसी 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 जो फीचर्स हैं उसको पॉइंट्स में लिखा, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया। अब सबको पता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड या प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन को थोड़ा सा इलेबोरेट वे में कैसे, अब यही आंसर 5 मार्क्स का आएगा तो यू शुड लिटिल बिट इलेबोरेट, ठीक है। तो जो हमने इंट्रोडक्शन में लिखा है उसी को पहले लिख के और पॉइंट्स लिख देना, ठीक है। चलो, ये हो गई कंपटीशन की डेफिनेशन। इसमें एक और पॉइंट है, कंपटीशन आल्सो कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक राइवलरी बिटवीन द मार्केट प्लेयर्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। इसका मतलब क्या है इकोनॉमिक राइवलरी? देखो, राइवलरी का मतलब होता है दुश्मनी, ठीक है। अभी देखो जैसे हम सब सीएस है, ठीक है, हम सब मार्केट में बैठे हैं, जब हम मिलेंगे तब हम बहुत प्रोफेशनली मिलेंगे, फ्रेंडली वे में मिलेंगे, कहीं पे भी मीटिंग्स होंगी या अपनी कमिटी की मीटिंग्स होंगी कभी भी, तो हमें तब कंपटीशन नहीं है एक दूसरे के, दैट इज नॉट राइवलरी। लेकिन इकोनॉमिक राइवलरी हेल्दी होती है कि तुम भी अपने ऑफिस में बैठे हो, मैं भी अपने में, हम सेम मार्केट में काम कर रहे हैं, तुम भी अच्छे रेट पे सर्विसेज प्रोवाइड करो, हम भी। अब वो चीज अगर मेरे को पता चलता है कि यार कोई एक सर्विस तुम न्यू लेके आए हो मार्केट में, तो मेरे अंदर भी इकोनॉमिक लाइब्रेरी आएगी कि मुझे भी ऐसे काइंड ऑफ सर्विसेज अपने ऑफिस में रखनी है, वो हेल्दी है, ठीक है। तो कंपटीशन को हम एक और वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक राइवलरी, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ मार्क कर लो। इसमें डिफाइन किया गया है कि मतलब जो कंपटीशन है, जो एक्ट है, द मार्केट प्लेयर्स कैन बी मल्टीनेशनल, ठीक है, डोमेस्टिक, होलसेलर्स, रिटेलर्स और इवन नेबरहुड शॉपकीपर्स, ठीक है। इसमें सबको एक खेलता है, ठीक है, ये सब कंपटीशन में है। कौन कौन है? मल्टीनेशनल, डोमेस्टिक कंपनीज, होलसेलर्स, रिटेलर्स और इवन नेबरहुड शॉपकीपर्स। In their pursuit to outdo rival enterprises, market play either adopt fair means या फिर अनफेयर मीन्स, ठीक है। अगर हम हेल्दी वे में, मैंने भी सोचा मैं तो ये फेयर मीन्स है कि ठीक है, मैं भी अगर मैं सोचूं कि जो सर्विस तुम लाए हो उसको मैं कम रेट में, ऐसे रेट में कि कोई बीट ना कर सके, दैट इज अनफेयर मीन्स, ठीक है। या फिर तुमने जो सर्विस स्टार्ट की, तुमने ऐसी सर्विस स्टार्ट की कि अपने क्लाइंट्स को बोल दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया कि ये सर्विस लेनी है ना, अगर यहीं से लेना, और मेरे से बाकी सर्विस भी मुझसे लो, दूसरे ऑफिस में मत जाना, ठीक है। एक्सक्लूसिव सेल, ठीक है, एक्सक्लूसिव सर्विस प्रोवाइडर तुमने कर दिया कि भाई जो काम करवाना है, अब तुमसे बनता हो नहीं बनता हो, तुम स्पेशल हो नहीं हो, लेकिन तुमने बोल दिया मुझसे ही कराना, तो ये एक अनफेयर मीन्स में काउंट हो जाएगा। उसमें बताया है फेयर मीन्स और अनफेयर मीन्स क्या होते हैं। जैसे एक लिखा है प्रीडेटरी प्राइसिंग, इसका मतलब सबसे लोएस्ट प्राइस जो तुम चार्ज करना चाहो, ठीक है। एक्सक्लूसिव डीलिंग जो अभी हमने डिस्कस किया। टाइट सेलिंग, टाइट सेलिंग यानी दो लोग मिलकर डिसाइड कर ले रहे हैं कि टाई अप कर ले रहे हैं कि ये मार्केट तेरा, ये मार्केट मेरा, ठीक है। या फिर एक और होता है टू बी वेरी स्पेसिफिक, टाइट सेलिंग यानी कि अगर तुम मेरे से कुछ कोई प्रोडक्ट लेने आए हो, सपोज मोबाइल फोन लेने आए हो, ठीक है। अब तुमने ले लिया, तुमने सोचा होगा कि यार मैं मोबाइल फोन यहाँ से ले रहा हूँ, मैं टेम्पर ना जयंती से ही लगवाऊंगा, वो सस्ते लगाते हैं, मोबाइल कवर्स भी वही देते हैं। अब मेरा है एप्पल का स्टोर, मैं बोल रही हूँ नहीं, अगर आपने मुझसे एप्पल का प्रोडक्ट लिया है तो मुझसे 500 रुपए का आप कवर भी लेके जाओ, और हम 1000 रुपीज का टेम्पर ग्लास लगा के देते हैं वो भी। तो अगर आपको मोबाइल लेना है तो ये दोनों चीजें लेनी पड़ेंगी, ये मैंने टाई अप कर दिया। अब जो आप लाख रुपए का ले रहे हो फोन, उसके बदले आपको 1500 रुपए और मुझे देने पड़ेंगे फॉर ऑल दिस, जो कि शायद आपको 100 रुपीज में भी जयंती कॉम्प्लेक्स में आपका हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? टाइट सेलिंग। तो आप मजबूर हो कि आईफोन जयंती कॉम्प्लेक्स में नहीं मिलेगा, आप मजबूर हो कि यार ये तो लेना ही पड़ेगा, प्लस 1500 और देने पड़ेंगे, तो ये गलत है। दैट इज योर चॉइस कि आपको दूसरी चीजें कहां से लेनी है, हम ऐसे टाइट सेलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। ये अनफेयर मीन्स में आ जाता है। कलजन, कलजन यानी हाँ ग्रुप बना लेना, पर ये है ना सीक्रेटली होता है, ठीक है। कॉलेजन मतलब हम बिडिंग में पढ़ेंगे कॉलेजन वर्ड, इसका मतलब होता है जैसे सीक्रेट अग्रीमेंट्स। बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, आपस में कई बार सीक्रेट अग्रीमेंट्स करती हैं कि मेरे एम्प्लॉयज अगर यहाँ से जाते हैं तो तेरे कंपनी में नहीं आएंगे। क्यों? देखो, हाँ देखो, जैसे कि एक कंपनी है, यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, खूब सारे, कंपनी 1, ठीक है, ये है कंपनी 2। इसने डाला हायरिंग का पोस्ट कि आई एम हायरिंग, ठीक है। ये जो है
एम्प्लॉयज, इन्होंने यहाँ पे सर्विसेज दी हैं इस कंपनी के अंदर, ठीक है, इसके ट्रेनिंग प्रोसेसेस होंगे, ठीक है, इसके काम करने के पास इसके पास अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर होंगे, इसके वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अलग होगा इस कंपनी से। हो सकता है कि ये जो मेजर एम्प्लॉयज हैं या फिर नॉर्मल एम्प्लॉयज भी यहाँ जाके इसका जो भी काम करने का तरीका है वहां दिखा दे, ठीक है, इसके सॉफ्टवेयर बता दे, अरे वहां तो ऐसा होता है। ये कंपनी नहीं चाहती है कि ऐसा कुछ हो, तो वो इससे अग्रीमेंट कर लेती है, कलर्जन अग्रीमेंट, कि मेरे एम्प्लॉयज तेरे वहां नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये बीइंग एम्प्लॉय, अगर हम एम्प्लॉय हैं तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं, हम क्यों नहीं जाएंगे, तुम कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि अग्रीमेंट एक बार आप कंपनी से बाहर तो बाहर खत्म हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा वो 1 ईयर तक एक्सटेंड करता है, उससे ज्यादा नहीं, जिंदगी भर के लिए आप कॉन्फिडेंशियल अग्रीमेंट्स नहीं होते। तो इसके लिए ये कलर्जन भी उन्होंने अनफेयर मीन्स में डाल दिया कि ऐसे सीक्रेट अग्रीमेंट्स, ये एक एग्जाम्पल है। ऐसा भी होता है जब बिडिंग्स होती हैं, बिडिंग होती है तो जैसे हम सब बिडिंग में गए हैं, ठीक है, हम सब ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि अगर वो बोल रहा है कि ये सर्विस का, बिडिंग पता है ना सबको, बोली लगाना, ठीक है, तो गवर्नमेंट कुछ 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 चीजों के लिए बिडिंग प्रोवाइड करती है, टेंडर प्रोवाइड करती है, जिसमें हम सब जाके बिड करते हैं अगर हम उसी फील्ड के हैं तो अगर हम सब ने डिसाइड कर लिया कि किसी एक पर्सन को जीतने देते हैं, ठीक है, फिर जब वो कमाएगा तो हम सब उससे प्रॉफिट ले लेंगे। तो ये सीक्रेटली बिडिंग करना भी हिस्ट्री ऑफ कलोजन आएगा एक वर्ड, तो सीक्रेटली किया ना हमने, हमने गवर्नमेंट की सर्विसेज को मैनिपुलेट करने की कोशिश की कि भाई जो हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं, हम सब एक अमाउंट चार्ज करके सब कमा लेंगे, ठीक है, ऐसा होता है, पर ये अनफेयर मीन्स में, ठीक है। कार्टेलाइजेशन, ये हम प्रॉपर इसकी डेफिनेशन दी हुई है कंपटीशन एक्ट में, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, ये कल हमने डिस्कस थोड़ा बहुत किया था, ठीक है। ये कंपटीशन एक्ट में जब हमने उसकी डेफिनेशन देखी, ठीक है, जैसे कि सिचुएशन जहां बायर्स स्ट्राइव करते हैं, जहां सेलर्स और फर्म स्ट्राइव करते हैं बायर्स पैट्रोनेज के लिए टू अचीव प्रॉफिट, मार्केट शेयर या फिर सेल, ठीक है। तो उसके अंदर उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि एक और तरीका है इसको डिफाइन करने का कि इकोनॉमिक राइवलरी होती है कंपटीशन, इकोनॉमिक राइवलरी हेल्दी, ठीक है, उसके अंदर डिफाइन किया है कि कुछ अनफेयर मीन्स होते हैं और कुछ फेयर मीन्स होते हैं राइवलरी करने के, ठीक है। इस बॉक्स को इंपॉर्टेंट मार्क करो, किया, ठीक है। तो व्हाट इज कंपटीशन इन द मार्केट, अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी वही लिखी है, देखो, इन कॉमन पार्लियामेंट्स कंपटीशन इन द मार्केट, हमने वहां पे देखा था, इट इज अ सिचुएशन मीन सेलर्स स्ट्राइविंग इंडिपेंडेंटली फॉर बायर्स patronage to maximize profit. A buyers prefer to buy a product at a price where maximizes his benefit. और फिर seller prefers to sell the product where he can maximize profit. तो maximum benefit और maximum profit word याद रखना है हमको। डन। अब कंपटीशन क्या होता है हमें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कंपटीशन एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ये एक बार रीड जरूर कर लेना, ठीक है। इसमें क्या है मैं बता दे रही हूं कि अगर कंपटीशन मार्केट में कल हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमी के लिए वो बेनिफिट है कि नहीं है, ठीक है। हमने कल रीजंस भी देखे क्यों है, क्यों मोनोपोली नहीं है इतनी इंपॉर्टेंट, या फिर मोनोपोली होने से अभी तक भी उतनी ग्रोथ नहीं हुई जितनी कंपटीशन होने से हो गई है, ठीक है। तो इसमें बताया है कि अगर कंपटीशन होगा तो इकोनॉमी कितनी एफिशिएंट हो जाएगी, क्यों होगी, क्योंकि जो हमारे ये प्रोड्यूसर्स सेलर्स मार्केट में बैठे हैं वो लोग स्ट्राइव करेंगे कुछ इनोवेटिव लाने का, जो कि जियो ने जैसे किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि मैं ऐसी इनोवेटिव चीजें लाऊं मार्केट में कि यार मेरा मार्केट शेयर ज्यादा हो, मेरी सेल ज्यादा हो, मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो। तो वो सब क्यों आया है, क्योंकि कंपटीशन है। उससे क्या हो रहा है, इकोनॉमी के जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, हमारे बिजनेस से ही इकोनॉमी बढ़ रही है, उससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि वो कुछ भी नई टेक्नोलॉजी, नया कोई भी सिस्टम, नया प्रोसेस, किसी भी चीज को करने का तरीका, या हर किसी के पास उस चीज का एक्सेस हो वो हम प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो ये एक बार हम रीड कर लेंगे, इसमें लिखा है कि वो बेसिकली इनोवेशन के लिए ही प्रमोट करता है कंपटीशन। नहीं, we'll discuss question papers so you'll get to know once the थोड़ा बहुत चैप्टर होगा ना, we'll discuss कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को बहुत मजा आएगी क्वेश्चंस देख के कि अरे ये पूछते हैं ये लोग, ये ऐसे, ठीक है।
नहीं, थोड़ा सा है, केस लॉ भी पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, पर एटलीस्ट जैसे हम पढ़ रहे हैं या वर्ड याद कर रहे हैं, लिखते बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी। पहले लॉ आता है कि पॉलिसी? ठीक है, चलो इसमें क्या है, वही चीज वापस डिफाइंड है कि वर्ल्ड बैंक और उसने अपनी अपने फ्रेमवर्क में, OECD ने, ठीक है, बोला है, pointed out that a dynamic and competitive environment underpinned by sound competition law and policy is essential। मतलब देखो, इस पैराग्राफ में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि लॉ और पॉलिसी दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने लॉ बना दिया, ठीक है, तो ठीक है, चलो लॉ बन गया कंपटीशन एक्ट में, हाँ भाई ये चीज गलत है, ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये चीज सही है, बस। पर बार बार पॉलिसी लाने से लोग उसे फॉलो करते हैं। ठीक है, पॉलिसीज लाने से अगर कुछ भी चेंज होता है, लॉ तो एक बार बन गया, बिल पास हो गया, अब उसमें कुछ चेंजेस हैं, तो उसके लिए उन्होंने पॉलिसीज लाई हैं, जिनको हम हमारे कंपटीशन एक्ट में अमेंडमेंट, नोटिफिकेशंस, वो वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो न्यू न्यू पॉलिसीज लाने से हम कंपटीशन में इनोवेटिव चीजें लाएंगे और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। ठीक है, देखेंगे कि कंपटीशन हमारे लिए कितना बेनिफिट है और कंज्यूमर्स देखेंगे कि हमारे लिए कितना बेनिफिट है। ठीक है, ये पैराग्राफ देखो, जो बॉक्सेस होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बेसिक पर्पस ऑफ कंपटीशन पॉलिसी एंड लॉ, दोनों का पर्पस बताया, इज टू प्रिजर्व एंड प्रमोट कंपटीशन एज मींस ऑफ इंश्योरिंग एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द, ये जो लास्ट लाइन है, विदाउट अ लॉ टू एनफोर्स सच पॉलिसीज एंड प्रिवेंट कंपटीशन मैल प्रैक्टिसेस वुड आल्सो बी इनकम्प्लीट। मतलब कि लॉ के बिना पॉलिसीज इनकम्प्लीटेड है। अगर लॉ बन गया, ठीक है, अब देखो लॉ बनता है, हमारा तो काम है लूप होल ढूंढने का, तो पॉलिसी से उन मैनिपुलेशंस को हम कवर अप करते हैं कि तुमने लूप होल ढूंढ लिया। अगर जैसे मैं बोल रही हूँ एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स गलत है, हमने अग्रीमेंट क्या पढ़ा है, रिटन साइंड होना चाहिए। कंपटीशन लॉ ने बोल दिया बोली हुई चीज भी हम मान लेंगे कि अग्रीमेंट है। दो दुकान है एक एरिया में, ये कंपटीशन इतना देखो, इन लोग एडवर्स इफेक्ट नहीं कर रहे, पर समझो ऐसे कि सपोज दो शॉप्स हैं, ऐसी शॉप है इनकी, ठीक है, शॉप 1, ये सब मल्टी स्टोर्स हैं। ठीक है, जहां सारे किराना, दवाइयां सब मिलता है। ठीक है, एक मल्टी स्टोर शॉप्स हैं। ठीक है, अब ये दोनों एक एरिया में है, इन्होंने इन्होंने आपस में, ये इसका मालिक यहाँ गया, ठीक है, इसके पास, और भाई सब बढ़िया, हाँ सब बढ़िया, ठीक है, बोला तेरी दुकान कैसे चल रही, बढ़िया चल रही है, उसने बोला तेरी कैसे चल रही, बढ़िया चल रही। इस दोनों ने अग्रीमेंट कर लिया कि सुनना, जो हल्दीराम के प्रोडक्ट्स आते हैं ना, वो हटा देते हैं अपन, बालाजी के रखने लगते हैं। ठीक है, अग्रीमेंट कर लिया, हल्दीराम को नुकसान है, एरिया में हल्दीराम के प्रोडक्ट ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, और इसने बोल दिया बालाजी रखेंगे बस। उसने बोला क्यों, बोला कि भाई जो मेरी सेल होगी और तेरी सेल होगी उसमें से अपन प्रॉफिट शेयर करेंगे। ठीक है, ये दोनों का फायदा इन्होंने अपने दोनों का देख लिया, हम कंज्यूमर्स को एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है। दूसरा जो पर्सन कंपटीशन में बैठा हुआ है, हालांकि हल्दीराम बड़ा ब्रांड है, पर जनरली उसको नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये नुकसान हो रहा है कि यार इस एरिया में जो बहुत बड़े बड़े मल्टी स्टोर्स है, मेरे प्रोडक्ट्स यहाँ नहीं आ रहे, ये लोगों ने मेरे से लेना बंद कर दिया। ये एक अग्रीमेंट क्या हुआ, बोला हुआ, इनको अगर पकड़ा भी, हल्दीराम गया CCI के पास, वो बोलेगा दिखाओ अग्रीमेंट कहाँ है, रिटर्न कहाँ है, बोले बोले हमने तो नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, हमें नहीं रखना हल्दीराम के प्रोडक्ट, सॉरी। इसलिए कंपटीशन लॉ ने ये लूप होल को भी हटा दिया, बोला अग्रीमेंट बोला हुआ होगा भी ना तो भी हम मान लेंगे, हम चेक करेंगे कि ओ इन्होंने ऐसा मार्केट को हिलाने की कोशिश करी है, इन्होंने कंपटीशन को हिलाने की कोशिश करी है, एडवर्स इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो CCI इन पे पेनाल्टी चार्ज करे। जब मार्केट में, ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है, ठीक है, अगर AC है, AC के बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, ठीक है, कई ब्रांड्स कहीं कहीं नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब ये हम जबलपुर में MP के एक सिटी में बैठे हैं ना, अगर इसको ओवरऑल ट्रैक करने की कोशिश करो, अगर स्टेट वाइज, जो मैं कल बोलती कि 5-5 स्टेट्स अगर अपन डिवाइड कर लेते हैं, मार्केट में CCI इसीलिए बिठाई है, CCI में बहुत सारे लोग हैं, हम वो पढ़ेंगे, उनका काम ही यही है कि वो ट्रैक करें। ठीक है, उनका जॉब यही है कि वो ट्रैक करें, अगर उनके पास एक रिपोर्ट आती है कि यार हमें कंपटीशन, कोई नया प्रोडक्ट है वो एंटर नहीं हो पा रहा, कितने स्टार्टअप्स तो हम सुन रहे हैं ना अब आ रहे हैं, पर सपोज अगर ये नहीं होता,
ठीक है, कि कंपटीशन चल रहा है, लोगों ने आपस में डिस्कशंस कर लिए, अग्रीमेंट्स कर लिए, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस पोजीशन कर ली कि भाई मैं तो किसी को आने नहीं दूंगा, ये दिखता है। ठीक है, ऊपर से डीजी एक डायरेक्टर जनरल, उसका काम है इन्वेस्टिगेशन करने का, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा और पता चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली लॉ और पॉलिसी दोनों इंपॉर्टेंट है टू प्रिजर्व एंड ये ऑफ कोर्स कंपटीशन इन द मार्केट, ताकि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो इकोनॉमी में, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और विदाउट लॉ कंपटीशन मतलब पॉलिसी और लॉ दोनों साथ में चलना चाहिए, एक दूसरे के बिना वो लोग इनकम्प्लीट है। ठीक है, मैनिपुलेशंस हो सकते हैं। चलो ठीक है, बस इतना मार्क करना है। ठीक है, अच्छा, ये कंपटीशन रिजाइम इन इंडिया हिस्ट्री बताई हुई है हमने, जैसे कल डिस्कस किया था कंपटीशन कैसे आया। मैं तुम लोगों को बताती हूँ, कंपटीशन एक्ट के पहले कौन सा एक्ट था? एमआरटीपी एक्ट। ठीक है, एमआरटीपी एक्ट प्री लिबरलाइजेशन था। सबको पता है लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन आने के बाद हम सब ग्लोबली वर्क करने लग गए थे, प्राइवेट सेक्टर्स को भी बहुत छूट मिली थी। ठीक है, तो उसके पहले ये लॉ था, जब हम बहुत कर्व करते थे, मतलब एमआरटीपी एक्ट ने बहुत कर्व किया हुआ था, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे। ठीक है, और कंपटीशन एक्ट पोस्ट लिबरलाइजेशन है। ठीक है, 2002 में है, तो उसने हमको बहुत बहुत सारी छूट दी कि लोग आए, अपना बिजनेस करें और पैसा कमाएं, और उससे कंज्यूमर्स का बेनिफिट हो। ठीक है, पहले हम इनका डिफरेंस समझते हैं। देखो, चलो, एमआरटीपी एक्ट एंड कंपटीशन एक्ट। ठीक है, एमआरटीपी एक्ट क्या है? फर्स्ट कंपटीशन लॉ इन इंडिया। कंपटीशन एक्ट ने रिपील और रिप्लेस किया है एमआरटीपी। अब एमआरटीपी एग्जिस्ट नहीं करता है, उसने उसको खत्म कर दिया, नाम भी बदल दिया। ठीक है, रिप्लेस कर दिया मतलब वो खत्म हो गया, रिपील यानी खत्म, रिप्लेस कर दिया मतलब उसको ओवरलैप कर लिया। ठीक है, इट रिलेट्स टू प्री लिबरलाइजेशन पीरियड, इट रिलेट्स टू पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर टू कॉमन डेट्रीमेंट। ये हम पढ़ेंगे, ये एमआरटीपी एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो, पहले तो बोल रहा है कि प्रिवेंट करो इकोनॉमिक पावर को, ठीक है, ऑफ कॉमन डेट्रीमेंट टू कंट्रोल मोनोपोलीज, प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। जो एमआरटीपी एक्ट था ना, वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी को डैमेज ना हो इसलिए वो करता था। मोनोपोलीज मत करो, और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस मतलब जैसे कि हम अगर सोचे आज कि चल अपन दोनों मिलके तू मेरी कंपनी को टेक ओवर कर ले, अपन मिलके बिजनेस करेंगे, ये एमआरटीपी अलाउ नहीं करता था, एक्विजिशन अलाउ नहीं करता था, मर्जर अमलगमेशन अलाउ नहीं करता। उसको लगता था इससे इकोनॉमी को हार्म होगा, डैमेज होगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यही लोग पैसा कमाएंगे और कोई आ नहीं पाएगा। उनका थॉट प्रोसेस ऐसे चलता था। ठीक है, तो ये जो वर्ड लिखा है ना कि प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर टू कॉमन डेट्रीमेंट, मतलब किसी के पास इतनी पावर नहीं आ जाए कि जनरल लोगों तक डैमेज हो जाए, ये एमआरटीपी एक्ट। डेट्रीमेंट यानी डैमेज, ठीक है, हार्मफुल। ठीक है, तो टू कंट्रोल फिर है कि वो कंट्रोल करता है, मोनोपोलीज नहीं आ सकती, प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्ट कंपटीशन एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन एंड टू प्रमोट एज वेल सस्टेन। बस सिंपल भाई, हम कंपटीशन को हार्म मत करो, उस पे एडवर्स इफेक्ट आने मत दो, और ये प्रमोट करो और सस्टेन रहे। ठीक है, उसके बाद फिर डोमिनेंट पोजीशन, एंटिटी हैविंग स्टेटस ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इटसेल्फ कंसिडर्ड एज बैड। मतलब कि एमआरटीपी एक्ट बोलता था कि डोमिनेंट पोजीशन हो ही नहीं सकती, करना ही नहीं है, और यहाँ पे बोलता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इज बैड। भाई तुम डोमिनेंट पोजीशन रखो, तुमको लाना है जियो लाओ, लेकिन प्लीज नुकसान मत करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वोडाफोन और आइडिया बिजनेस नहीं कर रहे, एयरटेल बिजनेस नहीं कर रहे, सबका अच्छा चल रहा है, बस ये जियो जैसा नहीं चल रहा। ठीक है, लेकिन अगर जियो ऐसा चीज ले आता कि इन सबके बिजनेस बंद हो जाते, तो वो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन हो जाता और फिर उस पर पेनाल्टीज लगती। ठीक है, इट इज मोर रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर, एमआरटीपी इज रिस्ट्रिक्टिव नेचर एंड कंपटीशन इज मोर फैसिलिटेटिव यानी वो बहुत सारे आपको ओपन डोर्स देता है। ठीक है, उसके बाद फिर नो पेनाल्टीज आर इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रावेंशन, और पेनाल्टीज आर इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब जब हम कोई भी लॉ को तोड़ते हैं। ठीक है, एमआरटीपी एक्ट कोई पेनाल्टीज नहीं देता था, कॉम्पिटिशन ने पेनाल्टीज लगा दी। ठीक है, एमआरटीपी एक्ट और इसका
वो रोक ही देता था, वो करने ही नहीं देता था ना बिजनेस, कि पेनाल्टी तक सब आओ ऐसे। ठीक है, चलो फोटो लेना है इसका, ये रब कर दूं? तो इमेज में अगर भेजूंगी तो सब पेन डाउन करोगे। सबकी नोटबुक में होना चाहिए इसका डिफरेंस। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। चलो, ये हिस्ट्री जो है ना, हाँ एक बार रीड कर लेना कि इंडियन इकोनॉमी में कैसे आया। पहले भाई फॉरेन एक्सचेंजेस भी अलाउड नहीं थे, और एमआरटीपी एक्ट ने मर्जर्स वगैरह भी अलाउ नहीं किए, एक्विजिशन नहीं किए, वो सब लिखा हुआ है। बेसिकली प्री लिबरलाइजेशन पोस्ट लिबरलाइजेशन की कहानी लिखी होगी इसमें। ये हमने कल पढ़ा कैसे इवॉल्व और डेवलप हुआ है कंपटीशन लॉ, कि वो राघवन कमेटी, वो आगे हम पढ़ेंगे, साचार कमेटी और राघवन कमेटी। ठीक है, इसको देख लो जी। जी, वो रीड करो ना, वो जो हमने प्री लिबरलाइजेशन और पोस्ट लिबरलाइजेशन डिस्कस किया ना, उसकी कहानी लिख के दी है उन्होंने। ठीक है, सिर्फ एक बार रीड कर लेना। चलो, कंपटीशन लॉ, इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, स्टेट शैल, स्टेट यानी गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे अ सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शैल इन्फॉर्म ऑल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल लाइफ एंड शैल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्टिव। देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था ना, उसमें डायरेक्टिव, हाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे, उसी का ये पॉइंट है, लिखा भी है वहां पे। ठीक है, उसी का एक पॉइंट दिया हुआ है कि कंपटीशन में यही वर्ड है कि सिक्योर करो लोगों को, ठीक है, उनका वेलफेयर करो। तो भाई कंपटीशन लॉ उस बात को मद्देनजर रखते हुए आया है। ठीक है, उस बात को ध्यान में रखते हुए आया है कि हाँ भाई, कंपटीशन लॉ आने से लोगों का वेलफेयर होगा, बेनिफिट्स होंगे, जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, बार 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 वही चीज रिपीटेटिवली लिखी हुई है उन्होंने। सिक्योरिंग वॉट, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, ठीक है, जिसको बेस्ट वे में आप डिस्ट्रीब्यूट करो कॉमन गुड के लिए। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स प्रोडक्शन टू कॉमन डेट्रीमेंट, जो एमआरटीपी एक्ट का ऑब्जेक्टिव था। लिटिल, बस अभी इंटरेस्टिंग चालू हो जाएगा, ये थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस करना जरूरी था, रेपिटेटिव है। हाँ, डन। चलो, एमआरटीपी एक्ट में ये देखो नीचे, जो ऊपर हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और ये सब, ये दो पैराग्राफ्स में वैसा डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, नीचे देखो क्यों आया था एनैक्टेड, क्यों हुआ था एमआरटीपी एक्ट, उसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, एमआरटीपी एक्ट के 4 ऑब्जेक्टिव्स थे। वापस देखो वही लाइन लिखी, टूवर्ड सिक्योरिंग द ओनरशिप कंट्रोल, जो हमने ऊपर पढ़ा है, रिपीटेडली लिखी हुई है, जो अब भी हमने जस्ट मार्क की, जो ऊपर 2 पॉइंट्स मार्क किए वही लिखे हैं। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें 4 ऑब्जेक्टिव्स थे। एक पहला, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर टू कॉमन डेट्रीमेंट, जो हमने डिफरेंस में देखा, डेट्रीमेंट के आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो डैमेज या फिर हार्मफुल। तो ऐसी चीजों को प्रिवेंट करना जिससे इकोनॉमिक का कंट्रोल किसी के पास चला जाए और उससे कॉमन लोगों को हार्म हो और डैमेज हो, ये क्या बोलता था एमआरटीपी एक्ट, ऐसे बिजनेसेस हम करने नहीं देंगे। कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज, अगर कोई चाहे कि मैं ऐसा बिजनेस लाऊं जो कोई भी ना ला पाए, ऐसी चीजों को प्रमोट एमआरटीपी एक्ट नहीं करता था। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन यानी बिल्कुल ही मना थी, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस, ऐसी कोई प्रैक्टिस जिससे शायद आप मोनोपोली तक भी रीच कर सको, वो तो अलाउड ही नहीं, उसने प्रोहिबिट की हुई है। ठीक है, उसके बाद फिर प्रोहिबिशन ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, जो अभी हमने अनफेयर मीन्स और ये पढ़े ना, फेयर मीन्स, वो सब आते हैं रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में, जो अनफेयर मीन्स हमने पढ़ी थी। ठीक है, कि प्रीडेटरी प्राइसेस, ये सब हम प्रोहिबिट करते हैं, कलोजन अलाउड नहीं करते, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स अलाउड नहीं करते। ठीक है,
स्कीम ऑफ एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, जो बहुत बड़े बड़े एमआरटीपी की सोच ना थोड़ी छोटी थी। वो सोचता था कोई भी बड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो बेचारा कंज्यूमर के लिए इतना ज्यादा सोचता था, किसी को बढ़ने ही नहीं देता था। वो सोचता था जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस है ना, जैसे कि इसमें लिखा है वैल्यू ऑफ 100 करोड़ तक अगर बिजनेसेस पहुंच गए, तो प्लीज आके सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लो अपने बिजनेस को और बढ़ाने की, ठीक है। इतने सारे अप्रूवल्स और ये सब उसने डालकर, जैसे अगर आपको एक्विजिशन टेक ओवर करना है, तो यार अभी आपके लिए बहुत इजी है, एनसीएलटी में एप्लीकेशन लगाई, फटाफट फटाफट बिजनेस आपका मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तब ऐसा होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके आओ, हम डिसाइड करेंगे तुम अक्वायर कर सकते हो कि नहीं। छोटे मोटे एक्विजिशंस तो यूं ही हो जाते हैं, उसके लिए तो आपको किसी लॉ, किसी जज की परमिशन भी लेने की जरूरत नहीं है आज की डेट में, ठीक है। तो अगर आपको मर्ज करना है, मर्जर करना है, अमलगमेशन करना है, तो हर चीज में आके किसकी परमिशन लेनी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो अप्रूवल्स बहुत सारे डाल रखे थे। अब अप्रूवल्स आपको इजीली नहीं मिलते हैं गवर्नमेंट के, आज की डेट में भी एप्लीकेशन वगैरह फाइल करने में 1 ईयर तक लग जाता है, तो वो टाइम पे तो उनको और टाइम लगता था। तो ये सारे स्कीम्स थे एमआरडीपी एक्ट के अंदर। देखो इसमें लिखा है कि अगर कोई लार्ज बिजनेस हाउसेस है, लार्ज बिजनेस हाउसेस वो वाले जिनकी वैल्यू 100 करोड़ तक की है, उनको क्या लेना है? अप्रूवल लेना है। फिर कुछ, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से। उसके बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि कौन से लोग बिजनेस करेंगे, तुम्हारे अंदर के डायरेक्टर्स भी वो डिसाइड करेगा। मतलब इतना सारा, और इतने सारे अप्रूवल्स ना, वो टाइम पे डायरेक्टर्स को समझता भी नहीं था कि अब कौन लेगा, छोड़ो, तो अपना बिजनेस, तो ग्रोथ नहीं हो रही थी एमआरटीपी एक्ट, ठीक है। तो स्कीम में वो बेसिकली यही लेके आए थे कि कोई भी डोमिनेंट पोजीशन अंडरटेक नहीं कर सके, ठीक है। उसके बाद उसमें अमेंडमेंट लाने की भी कोशिश करी उन्होंने, ठीक है। सोचा चलो ठीक है अमेंडमेंट लाते हैं कि थोड़ा बेटर हो सके। तो sought to liberalize these restrictions by removing the concept of MRTP undertaking and provisions relating to substantial expansion, amalgamation, acquisition of shares by such undertaking, the provision relating to central government power to direct division undertaking to see, मतलब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थे टू अप्रूव ऑल दिस, उन्होंने थोड़ा सा उसको रिस्ट्रिक्शन उसमें कम करने की कोशिश करी, पर पूरी तरह से खत्म नहीं करी। फिर उन्होंने क्या किया कि अलाउ करने लग गए। पहले तो बोला था कि इतना बड़ा बिजनेस हो जाए तो अप्रूवल ले लो, फिर बाद में अमलगमेशन और ये सब करना है तो ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट की ले लो, और डायरेक्टर्स तुम लोग ही डिसाइड करो। पहले हर चीज कौन डिसाइड कर रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो अमेंडमेंट बताया, एमआरटीपी अमेंडमेंट एक्ट, नीचे एक्चुअली ये एक्ट का बस बेसिक है, जो स्टार्टिंग में बैकग्राउंड बताया हुआ है। हम, हाँ मार्क कर लो, हमें जो पढ़ना है ना, हमें पढ़ना है कंपटीशन एक्ट, पर हम कुछ चीजें एमआरटीपी के एक्ट की डिस्कस करें क्योंकि उन्होंने मॉड्यूल में दी हुई है। पर रेटिंग्स और उनके प्राइसिंग आज की डेट में जो वैल्यू है टाटा की, वो टाइम पे तो नहीं थी ना। और रेटिंग प्राइसिंग इतना ह्यूज अमाउंट का बिजनेस करने के लिए ना आपको बहुत सारे लाइसेंसेस लगते थे तब, आज नहीं लगते। आज तुम भी कर सकते हो 100 करोड़ का बिजनेस, जस्ट पे टैक्सेस, और कुछ नहीं, टैक्स भरो बैठ के। हाँ, अंडरटेकिंग्स मतलब एमआरटीपी एक्ट ने जो रूल्स में लिखा है ना कि इतने इतने अप्रूवल्स हैं, डोमिनेंट पोजीशन अलाउड नहीं है, वो सारे एमआरटीपी एक्ट के जो अंडर आते हैं वैसे बताया हुआ है। अंडरटेकिंग्स जो चीजें वो कंट्रोल करके लिख के रखे हैं उन्होंने, ठीक है, एक्ट के अंदर। आर वी डन? चलो, एक काम करते हैं, इसमें है ना पॉइंट्स हैं ये मार्क करो, एमआरटीपी अमेंडमेंट एक्ट 1991, एक बार अमेंडमेंट लाने की कोशिश करी उन्होंने 1991 में, ठीक है। इस अमेंडमेंट में ना इन्होंने एमआरटीपी कमीशन
बनाने के लिए कोशिश करी, जो हमारी अभी सीसीआई में है। ठीक है, तो 1991 में इन्होंने सोचा चलो एक कमीशन भी बिठा लेते हैं जो ऐसी एक्टिविटीज हो रही, क्योंकि लूपहोल्स तो हर कोई ढूंढ ही लेता है, उसको गवर्न करने के लिए कमीशन के पास आओ। ठीक है, एक बार यही रीड करना। ठीक है, वापस वही वही है, कॉमन डेट्रीमेंट और वो सारे जो हमने सेंटेंस पढ़े हैं। ठीक है, एक बार ये रीड करना, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी, मोनोपोलिस्टिक रीड करना, ये हमको पता है क्या होती है, मैं इनके पॉइंट्स दे दूंगी तुम लोगों को। ठीक है, ये इनके रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर क्या आता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। एक्चुअली हम आगे भी एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें इनके पूरे पॉइंटर्स हैं, पूरे ने 2 पेज में पॉइंट्स की क्या होते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये मार्क करना, एक बार ये सब रीड करके आना। ठीक है, हम कल डिस्कस करेंगे जो पॉइंटर्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि क्या है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। देखो इसमें भी होंगे इसमें नहीं है, अनफेयर मीन्स में है। ये देखो, ये लिख लेना। ठीक है, मीनिंग ऑफ अनफेयर, मोनोपोलिस्टिक रीड करना एक बार। ठीक है, अनफेयर रीड करना और रिस्ट्रिक्टिव रीड करना है। अनफेयर मीन्स के अंदर क्या क्या आते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, बार्गेन सेल्स या फिर ऑफरिंग गिफ्ट्स। अब देखो, MRTP states that unfair trade practice means a trade practice which uses unfair method to promote sale, use or supply of any goods for the provision of services, which includes सबसे पहला कि जब आप मिसलीड करो, यार ये क्रीम लगाने से तुम गोरे हो जाओगे, बहुत सिंपल, ऐसी एडवर्टीजमेंट सब बंद कर दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, जब तुम कोई चीज खरीदने जाते हो, मैडम ले लो बहुत अच्छा मटेरियल है, क्या तो है, ये वही सिल्क है, वही सिल्क है, ये गलत रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये वही सिल्क नहीं है, ओरिजिनल सिल्क नहीं है। ठीक है, उसके बाद बार्गेन सेल, जितनी कम प्राइसिंग में बेच रहे हो तुम, ठीक है, जैसे दूसरे लोग उससे हार्म हो रहा है। कैसे हार्म हो रहा है, मार्केट अफेक्ट हो रहा है। अगर कोई चीज आपने बहुत कम रेट में बेच दी, आज की डेट में 1 लाख का आईफोन अगर मैं 50,000 में बेच दूं तो सब उसी के पास जाएंगे ना। ठीक है, ऑफरिंग गिफ्ट विद इंटेंशन ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग देम, ये तो बहुत जगह होता है कि बाहर लगा देते हैं 70% फ्लैट ऑफ, जाके पूछो तो सिर्फ 2 प्रोडक्ट में बोलेंगे इसमें और बाकी सब में बोलेंगे कि ये 3 लेने के बाद आपको ऐसा ऐसा होगा, तो आपको एक्चुअली 70% तो देना है नहीं। ठीक है, बस आप ऑफर कर रहे हो पर एक्चुअल में दे नहीं रहे हो, तो ये क्या होगा, अनफेयर ट्रेड। ठीक है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, बार्गेन सेल और ऑफरिंग। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये हो गया अनफेयर कि गलत करके झूठा दिखा के आप कर रहे हो। अब आते हैं रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, इसमें क्या आता है, पहले लिखा है हॉरिजॉन्टल फिक्सेशन ऑफ प्राइस। ठीक है, पहले हम पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या लिखे हैं। दूसरा है वर्टिकल फिक्सेशन एंड रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, एलोकेशन ऑफ मार्केट बिटवीन परचेजर्स। इसका मतलब किसी को समझ आ रहा है, परफेक्ट, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन परचेजर्स, बॉयकॉट कर देना, एक्सक्लूसिव डीलिंग और टाई अप अरेंजमेंट, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। हॉरिजॉन्टल फिक्सेशन ऑफ प्राइस मतलब जब हॉरिजॉन्टली बिजनेस होता है। ठीक है, सेम लेवल नहीं कि पहले आता है डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेल, मतलब प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर। तो हाँ, तो प्रोड्यूसर ने बोल दिया कि मेरे से अगर तुम ले रहे हो तो तुम्हें सिर्फ मुझसे ही, मेरी फैक्ट्री से ही ये शूज जाने चाहिए, तुम और किसी फैक्ट्री से नहीं लोगे। अब जो होलसेल, उसके ऊपर आया डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर सोच रहा है कि यार एक ही एजेंसी क्यों रखूं, 2-3 एजेंसीज रखनी है मेरे को, पर उसने बोल दिया कि नहीं, तो या फिर प्राइसिंग डिस्कस कर ली, यहाँ पे आ रहा है हॉरिजॉन्टल फिक्सेशन ऑफ प्राइस। मतलब अगर प्रोड्यूसर ने एक प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, एक शूज बना दिया 1500 का, उसने बोला कि इसमें है ना तुम अपना प्रॉफिट 1500 में ही कमाओ, उसके बाद नीचे वाले को भी और बोलना सबको कि 1500 में ही कमाए। ऐसे करके जो आपने फिक्सेशन ऑफ प्राइजेस किए ना, आप जब रिटेलर के पास फाइनली, मतलब एक शू स्टोर में आप जाओगे, तुम जाके बोलोगे भैया थोड़ा डिस्काउंट दे दो, इतने सारे शूज लिए, 1500 का तुम्हें 1000 में भी नहीं दे पाएगा, 1200 में भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि एक अग्रीमेंट चल रहा है हॉरिजॉन्टली कि वो चीज 15, प्रोड्यूसर को अपनी कमाई की पड़ी है, उसने सबकी कमाई के लिए 1500 ही रेट रख लिया है उसका। ठीक है, हॉरिजॉन्टल।
सॉरी ये वर्टिकल हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल यानी सेम लेवल पे जब लोगों ने फिक्स प्राइस कर लिया, मतलब अगर हल्दीराम बालाजी सब सेम बिजनेस करते हैं, इन्होंने बोल दिया एक, ये तो चिप्स का पैकेट ऑफ कोर्स डिफाइंड है गवर्नमेंट की साइड से कि इतनी मेजरमेंट्स में आप इतना प्राइसिंग रख सकते हो, पर इन जनरल अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इतने इतनी मिठाई हो या नमकीन हो वो इतने रेट में अपन बेचेंगे, ठीक है। उसके बाद एलोकेशन ऑफ मार्केट, मतलब स्टेट्स वाइज एलोकेट कर लिया, यहाँ तू बेचना यहाँ मैं बेचूंगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन परचेजर्स, मतलब कि कास्ट वाइज, ठीक है, कास्ट वाइज कलर वाइज कैसे भी करके किसी को जेंडर वाइज डिस्क्रिमिनेट, भाई लेडीज आप लोग ये बिजनेस नहीं कर सकती, आपने डिस्क्रिमिनेट कर दिया, आप ये आपको हम नहीं बेचेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर बॉयकॉट कर दिया, किसी और को मार्केट में एंटर नहीं आया, तो बिल्कुल ही आपस में चार लोगों ने डिसाइड कर लिया अब तो कोई सीएस नहीं एंटर हो सकता, ठीक है। उसके बाद एक्सक्लूसिव डीलिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो चीज मेरे से खरीदी है वो कहीं और से मत खरीदना, सिर्फ और सिर्फ हल्दीराम के प्रोडक्ट्स बेचो और किसी ब्रांड के मत बेचो, ठीक है। टाई अप अरेंजमेंट्स, ये चीज ली है तो साथ में ये चीज भी लेनी पड़ेगी, गैस के साथ स्टोव लेना पड़ेगा, वो सिलेंडर का जो चक्री है वो भी लेनी पड़ेगी जिसमें रखते हैं, ऐसे सब अग्रीमेंट्स अलाउड नहीं है, मतलब ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में आ जाते हैं, तो एमआरटीपी एक्ट इन सबको अलाउ नहीं करता, हमने देखा है प्रोहिबिशन किया हुआ है उसने, ठीक है। ये हो गए हमारे एमआरटीपी के जो ये इन्होंने बताए हुए थे, ठीक है। चलो ये एक बार देख लेना कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, ये हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रॉपर पढ़ने वाले हैं तो नॉट दैट रिलेवेंट, पर एक बार रीड कर लेना, ठीक है। कुछ भी मिस आउट नहीं करना है इसलिए रीड करने बोल रही हूँ। चलो रिकमेंडेशन ऑफ सचार कमेटी, हमने एक राघवन कमेटी पढ़ी है और एक साचार कमेटी। साचार कमेटी आई थी ये बोलने के लिए कि यार नाम अच्छा नहीं है और लोग गलत गलत चीजें कर रहे हैं मार्केट में, पर सचार कमेटी इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई थी। कौन सी हुई थी? राघवन कमेटी। साचार कमेटी के शॉर्ट में पॉइंट्स हैं, देखो। साचार कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफ कोर्स इस, जैसे हमने फोटो देखा था ना, कमिटीज बैठी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था, 9 अगस्त 1977 में आई थी, ठीक है। इसके जो चेयरमैन थे जस्टिस राजेंद्र सचार नाम था, इसलिए सचार कमेटी है, वो एसवीएस राघवन थे इसलिए राघवन कमेटी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कमिटी it was felt necessary to protect the consumer from practices adopted by trade industry to mislead or dupe them, मतलब कि उनको मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर रहे हो। उसके बाद कमिटी बिलीव दैट द एडवर्टीजमेंट एंड सेल प्रमोशन एज वेल एस्टैब्लिश्ड मोड्स ऑफ मॉडर्न बिजनेस टेक्निक्स एंड रिप्रेजेंट, बेसिकली जो भी एडवर्टीजमेंट में गलत गलत बातें आई हैं कि ये ऑयल लगाओगे तो बाल इतने लंबे हो जाएंगे और पता नहीं क्या क्या एडवर्टीजमेंट आती हैं आजकल की, कपड़े धोगे तो एकदम व्हाइट चमकेंगे, ये वाला सोप यूज करो टाइड है तो व्हाइट है, ठीक है। तो सेलर शुड ऑल्सो प्रिवेंट फॉल्स एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, जो अभी मैंने बोला। कमिटी ऑल्सो नोटेड द फिक्टिशियस बार्गेन वॉज ऑल्सो फॉर्म ऑफ डिसेप्शन, ये सब उसने नोटिस किया था, तो उसने एमआरटीपी एक्ट पे मुद्दा उठाया था कि भाई कुछ अच्छा इनोवेटिव लेके आओ, कुछ अमेंडमेंट लेके आओ, नाम भी अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारा। पर वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमेटी की बात सुनी, ठीक है, पर कुछ एक्शन नहीं ले पाए, जो कि राघवन कमेटी वो बंदे के बैठने से एक्शन हो पाया कि नेम भी चेंज हो गया। उस बंदे ने बोला था कि इंटरनेशनली सबने अडॉप्ट कर लिया तो हम क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एक्ट, ठीक है। तब मुद्दा उठ गया था कि यार हमारा जो हमारी इकोनॉमी का कंपटीशन है दैट इज इंटरनेशनल मार्केट, वो भी तो अडॉप्ट कर रहा है तो हमें भी वो चीज अडॉप्ट करनी चाहिए। ये सब किसने बोला था? राघवन कमेटी। उसके बाद देखो साचार के बाद राघवन कमेटी है, ये स्क्रीनशॉट दे दूंगी और वो वाला भी, ठीक है। साचार कमेटी में ये पॉइंटर्स देखने हैं हमको, ठीक है। अब राघवन कमेटी, राघवन कमेटी कल से करें क्योंकि इसके बाद सीधे डेफिनेशन ही है, कंपटीशन एक्ट आ जाएगा और पूरा डेफिनेशन है। तो हमने आज क्या क्या देखे, देखो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले फीचर्स, ठीक है, उसका चार्ट बना हुआ है सबके पास। Economic development, establishment of commission, prevent practices having adverse effect on competition, protect consumers' interest, promote and sustain competition and freedom of trade, ठीक है। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि उसका फोकस है कि एफिशिएंसी बढ़े मार्केट में और क्या कम हो, रिड्यूस व्हाट, करप्शन, लॉबिंग एंड रेंट सीकिंग, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ कंपटीशन, तो it is a situation, ठीक है, in the market where firms or sellers strive
टू अर्न प्रॉफिट, सब बोल रहे हैं क्या? सिचुएशन इन अ मार्केट जहां पे सेलर्स स्ट्राइव करते हैं बायर्स पैट्रोनेज यानी उनके सपोर्ट के लिए, जहां पे टू अर्न प्रॉफिट सेल या मार्केट शेयर। कंपटीशन से इकोनॉमिक की एफिशिएंसी बढ़ती है। कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी दोनों इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के बिना वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि दोनों में ही बोला जाता है कि कंपटीशन को प्रमोट करो, ठीक है, और इकोनॉमी में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इक्वली हो, और पॉलिसीज कोई भी मैनिपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, एमआरटीपी एक्ट के 4 ऑब्जेक्टिव्स याद रखने हैं हमको। पहला है प्रिवेंशन ऑफ concentration of economic power to common detriment, control of monopolies, prohibition of monopolistic trade practices और prohibition of restrictive trade practices। हमने समझा unfair trade practices और restrictive trade practices क्या होते हैं, monopolistic का हम रीड कर लेंगे एक बार, ठीक है। उसके बाद फिर स्कीम ऑफ एमआरटीपी और ये सब एक बार हम रीड कर लेंगे। वो 2 स्क्रीनशॉट्स में शेयर कर देती हूँ।